नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश पैरामेडिकल कोचिंग वाला के इस YouTube चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, लास्ट की क्लास में मैंने क्वांटम नंबर का डिस्क्रिप्शन दिया था, क्वांटम नंबर क्या होती है। अब क्वांटम नंबर का एप्लीकेशन कैसे आता है, किस तरीके से हम इसको यूज़ करते हैं, तो उसको समझने के लिए हमें 3 लॉज को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला लॉज जो है हमारे सामने वो कौन सा है, देखिए ये लॉज हमें आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हेल्प करेंगे, कैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। देखिए सबसे पहला जो लॉ है उसके बारे में हम लिख रहे हैं। सबसे पहले लॉ का नाम है ऑबो प्रिंसिपल, या इसी को मैं लिख देता हूं N+L लॉ। ठीक है, क्या होता है ये प्रिंसिपल? देखिए ये प्रिंसिपल ऐसे कहता है कि जिनके लिए N+L की वैल्यू कम होगी, लो होगी, उसकी एनर्जी की वैल्यू भी कम होगी, और जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी अगर आपके पास मान लेते 2-3 ऑर्बिटल दे रखे हैं और उनका N+L निकालना है, तो N+L जिसके लिए कम होगा उसकी एनर्जी कम होगी, जिसकी एनर्जी कम होगी उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उन्हीं में जाएगा जिसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, इसी तरह से अगर पॉइंट बी क्या है, जिनके लिए N+L जो होगा वो हाई होगा या ज़्यादा होगा, N+L की वैल्यू हाई होगी, उनकी एनर्जी की वैल्यू भी हाई होगी। जिनकी एनर्जी की वैल्यू हाई होगी उनकी स्टेबिलिटी कम होगी। जिनकी स्टेबिलिटी कम होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन जो होगा वो कंपैरेटिवली लास्ट में फील्ड होगा। अगर आपके पास 2 ऐसे ऑर्बिटल आ गए जिनके लिए N+L सेम हो गया, अगर N+L सेम हो गया तो फिर क्या करेंगे, तो फिर एनर्जी जो है, एनर्जी कैन बी चेक्ड बाय N। अगर 2 ऑर्बिटल के लिए N+L सेम हो गया तो एनर्जी को किससे चेक करेंगे, N से। तो अब अगर N की वैल्यू ज़्यादा होगी तो एनर्जी ज़्यादा होगी, वही एनर्जी ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ऐसे ही अगर N की वैल्यू कम होगी तो एनर्जी भी कम होगी, एनर्जी कम होगी तो उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब इन स्टेटमेंट को अपन समझने की कोशिश करते हैं, क्या कहना चाहता है। देखिए तो हमने क्या किया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1s, इधर लिख रहा हूँ 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, इसके बाद 4f, 5s, 5p, इसके बाद 5d, फिर 5f, 6s, 6p, 6d, 6f, ऐसे 7s, 7p। ठीक, अब देखते हैं। देखिए तो इन सभी के लिए मैं N+L कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो इसके लिए N की वैल्यू 1, L की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 1। इसके लिए N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 2। इसके लिए N की वैल्यू 2, L की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 3। या N की वैल्यू 3, S की वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा 3। ठीक, इसके लिए N की वैल्यू 3, L की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा 4। यहाँ 3 + 2 इज इक्वल टू कितना आएगा, 5। यहाँ पर 4 + 0 ये कितना आएगा, 4। यहाँ पर 4 + 1 ये कितना आएगा, 5। ऐसे 4 + 2 ये कितना आएगा, 6। इधर बात करेंगे तो कितना आएगा, 4 + 3 तो ये कितना आएगा, 7। ऐसे 5 + 0 ये कितना आएगा, 5। ऐसे 5 + 1 ये कितना आएगा, 6। ये 5 + 2 ये कितना आएगा, 7। ऐसे ही 5 + 3 ये कितना आएगा, 8। यहाँ आएगा 6 + 0 ये आएगा 6। ये आएगा 6 + 1 ये आएगा 7। यहाँ पे 6 + 2 इज इक्वल टू 8। 6 + 3 इज इक्वल टू 9। 7 + 0 ये कितना आएगा, 7। और फाइनली यहाँ आएगा 7 + 1 ये कितना आएगा, 8। तो मैंने सभी के लिए N+L निकाल लिया। तो अब मैं क्या करूँगा,
उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग एनर्जी का ऑर्डर निकालूंगा। किसका ऑर्डर निकालूंगा? एनर्जी का। तो क्या बताया गया था कि जिसके लिए n+l कम होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। तो पहले मैं ये चेक करूंगा कि सबसे कम n+l किसके लिए। तो आप देखेंगे सबसे कम n+ जो है वो 1s के लिए है। तो 1s को मैंने यहां से काट के यहां लिख दिया, ठीक है। उसके बाद एनर्जी किसकी ज्यादा होगी? तो उसके बाद 2s की ज्यादा होगी। जैसे जैसे n+l बढ़ता जाएगा वैसे वैसे एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 2p के लिए और 3s के लिए, दोनों के लिए n+l सेम है। तो मैंने क्या बताया था, अगर n+l की वैल्यू सेम होगी तो फिर एनर्जी उसकी ज्यादा होगी जिसके लिए n की वैल्यू ज्यादा है। तो 2p और 3s के लिए दोनों के लिए n की वैल्यू n+l सेम है। लेकिन आप देखेंगे 2p में n की वैल्यू 2 है जबकि 3s में n की वैल्यू 3 है। तो पहले 2p की एनर्जी आएगी फिर 3s की एनर्जी आएगी, यानी 2p की एनर्जी 2s से ज्यादा और 2p और 3s में एनर्जी 3s की ज्यादा, ठीक है। उसके बाद ये 3p है, ये 4s है, ठीक है। n+l आप देखेंगे 3p और 4s का n+l सेम है। तो जिसके लिए n+l सेम होता है उसमें n की एनर्जी जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी। तो उसके बाद एनर्जी 3p की ज्यादा होगी फिर 4s की ज्यादा होगी, ठीक है। तो यहां लिख दिया मैंने 3p, 3p के बाद क्या लिख दिया मैंने 4s। उसके बाद देखेंगे हम लोग इसके लिए 5 है और इसके लिए भी 5 है और इसके लिए भी 5 है। तो उसके बाद हमारे पास कौन आएगा? 3d आएगा। तो यहां लिख दिया मैंने 3d। 3d के बाद कौन आएगा? 4p। तो यहां लिख दिया मैंने 4p। उसके बाद हमारे पास कौन आएगा? 5s। तो यहां लिख दिया मैंने 5s, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इसके लिए 6 है, इसके लिए भी 6 है और इसके लिए भी 6 है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन आएगा? 4d। तो यहां लिख दिया मैंने 4d। 4d के बाद कौन आएगा? 5p। तो उसके बाद लिख दिया मैंने 5p। 5p के बाद कौन आएगा हमारा? इसके बाद आएगा 6s। यहां लिख दिया मैंने 6s, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उसके बाद हम बात करेंगे तो इसका ये तो इनका तो हो गया पूरा कंप्लीट। अब बात करेंगे इसके लिए 7 है और इसके लिए भी 7 है और इसके लिए भी 7 है और इसके लिए भी 7 है, ठीक है। तो पहले कौन आएगा हमारे पास? 4f, ठीक है। 4f के बाद कौन आएगा बताइए? 5d। 5d के बाद कौन आएगा हमारे पास? फिर आएगा हमारे पास 6p और 6p के बाद हमारे पास कौन आएगा? 7s। उसके बाद अब बात करते हैं 8 की। तो ये पूरे हो गए। इसके बाद ये बच गया और 8 में ये बच गया, इसके अलावा 8 में ये बच गया। तो उसके बाद कौन आएगा हमारे पास? 5f। 5f के बाद आएगा हमारे पास 6d, ठीक है। और 6d के बाद हमारे पास कौन आएगा? 7p, ठीक है ना। और उसके बाद फाइनली हमारे पास देखते हैं 9 वाले। 9 वाला एक ये है और कोई 9 वाला, तो 6f लास्ट में जाएगा। तो सबसे लास्ट में कौन आ जाएगा? 6f। तो ये तो हो गया एनर्जी का ऑर्बिटल। तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्बिटल क्या होगा, यानी सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी पहले कौन आएगा? 1s। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन 1s में जाएगा, फिर 2s में, फिर 2p में, फिर 3s में, फिर 3p में। 3p के बाद इलेक्ट्रॉन जाएगा 4s में, 4s के बाद 3d में, 3d के बाद 4p में, 4p के बाद 5s में, उसके बाद 4d, इसके बाद 4d के बाद आएगा 5p, 5p के बाद आएगा 6s, 6x के बाद 4f, 4f के बाद 5d, उसके बाद 6p, उसके बाद 7s, 7s के बाद आएगा 5f, उसके बाद 6d, 6d के बाद 7p, 7 के बाद 6f। तो ये एनर्जी का ऑर्डर है और ये इलेक्ट्रॉन की फिलिंग का ऑर्डर है। बात समझ में आ रही? तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन जो होगा वो 1s में जाएगा, उसके बाद 2s में, ऐसे चलता जाएगा। तो इसको तो अपन कहते हैं n+l लो। पहले तीनों लॉ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कैसे इलेक्ट्रॉन फिलिंग की जाती है। इसके बाद दूसरा जो लॉ आता है हमारे पास उसको अपन बोलते हैं, उसको कहते हैं पाउलीज एक्सक्लूजन लॉ। अब इसमें क्या होता है, देखिए पाउली ने क्या कहा था कि जैसे ये एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रह सकते हैं, मान लेते 1s है। ऐसे ये ऑर्बिटल है 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं ऐसे रह रहे हैं, और मान लेते हैं ये 1s है, इसमें भी मान लेते हैं 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे रह रहे हैं, ठीक है।
तो पाउली ने क्या कहा, मान के चलिए 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके लिए पहले n की वैल्यू निकालते हैं। इसके लिए भी n की वैल्यू 1, इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी n की वैल्यू 1। l की वैल्यू निकालेंगे तो इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0, ठीक है। फिर m की वैल्यू निकालेंगे तो इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0 और इस इलेक्ट्रॉन के लिए भी 0। अब s की अगर मैं बात करूं, मान लेते हैं इसको मैंने प्लस हाफ माना है, तो इसको भी मुझे क्या मानना पड़ेगा, प्लस हाफ। अब बात करते हैं इसकी, इसके लिए n की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू 1 होगी, l की वैल्यू इसके लिए भी 0 और इसके लिए भी 0, m की वैल्यू इसके लिए 0, इसके लिए 0। फिर s की वैल्यू इसके लिए बात करें तो माइनस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ, तो इसके लिए भी माइनस हाफ, ठीक है। अब बात करते हैं इसके लिए, तो इसके लिए n 1, ये 1, फिर इसके लिए l 0, इसके लिए भी 0, m इसके लिए भी 0, इसके लिए भी 0, s इसके लिए प्लस हाफ और इसके लिए माइनस हाफ। तो अब पाउली ने क्या कहा कि अगर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। आप देखेंगे इसके लिए n भी सेम है, l भी सेम है, m भी सेम है, s भी सेम है। इसका मतलब पाउली के अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट गलत है। 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, इसके लिए भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, बची ये बात। तो इसके लिए देखेंगे आप 3 क्वांटम नंबर सेम है, तो चौथी देखो अलग है बिल्कुल। तो पाउली कहता है कि फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल ऑल 4 क्वांटम नंबर्स मस्ट नॉट बी सेम। इफ 3 क्वांटम नंबर्स आर सेम फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स देन 4th क्वांटम नंबर मस्ट बी डिफरेंट। अगर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है, तो 3 अगर सेम भी है ना, तो चौथी को फिर अलग होना ही पड़ेगा। तो पाउली का लॉ ये प्रूफ करता है कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और वो दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे, उन दोनों का स्पिन अपोजिट होगा। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे पूछ ले कि कौन सा लॉ ये प्रूफ करता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के लिए, है ना, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती, या 2 इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में अपोजिट स्पिन के साथ रहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? तो हम कहेंगे पाउली का लॉ। तो हम थ्योरी लिख देते हैं इसकी। तो पहला पॉइंट क्या है इसके लिए कि फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स in an orbital all 4 for 2 electrons in an orbital all 4 quantum numbers must not be same if 3 quantum numbers are same, if 3 quantum numbers are same, then 4th quantum number मस्ट बी डिफरेंट। एक ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। फॉर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल ऑल 4 क्वांटम नंबर मस्ट नॉट बी सेम। इफ 3 क्वांटम नंबर्स आर सेम देन 4th क्वांटम नंबर्स मस्ट बी डिफरेंट। ठीक, दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स कैन accommodate in an orbital यानी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विथ कौन सा स्पिन के साथ? विथ अपोजिट स्पिन। यानी एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं और दोनों का स्पिन कैसा होगा? अपोजिट होगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलिए, इसके बाद तीसरा जो लॉ आता है उसको अपन कहते हैं हुंड लॉ। हुंड्स लॉ ऑफ मल्टीप्लिसिटी। अभी क्या कहता है? देखिए, जैसे मान के चलिए मेरे पास P5 कॉन्फ़िगरेशन है, तो P में मैंने बता रखा 3 ऑर्बिटल होते हैं। अब हुंड ऐसे कहता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में जाएगा, सब में जाएगा, उसके बाद ही क्या स्टार्ट होगी? पेयरिंग स्टार्ट होगी। तो P5 था, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन सब में चला गया, अब पेयरिंग स्टार्ट होगी। अब पेयरिंग करने के 2 तरीके हैं। कौन कौन से? या तो पेयरिंग सेम स्पिन के साथ हो या पेयरिंग अपोजिट स्पिन के साथ हो। अगर मैं पेयरिंग को सेम स्पिन के साथ करता हूं, तो फिर पाउली की गलत बात हो जाती है।
तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सही अरेंजमेंट होगा वो कैसे होगा, ये 1, ये 2, 3, फिर ये 4 और ये 5। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सब में ट्रांसफर होगा और उसके बाद ही क्या स्टार्ट होगी, पेयरिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, और हुंडी के अकॉर्डिंग जो P5 कॉन्फ़िगरेशन है उसको सभी में पहुंचाना है। मतलब ऐसा नहीं कि आपने क्या किया, P5 को ऐसे शो कर दिया, पहले ऐसे भर दिया फिर ऐसे भर दिया, नहीं, पहले सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और उसके बाद ही क्या स्टार्ट करेगा, पेयरिंग स्टार्ट करेगा। जैसे मेरे पास D7 कॉन्फ़िगरेशन है, तो D7 में बात करेंगे तो टोटल कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया और उसके बाद ही मैंने क्या स्टार्ट की, पेयरिंग स्टार्ट की। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या होगी, देखिए अगर मैं इसकी थ्योरी लिखूंगा तो ये क्या कहता है कि while filling of electrons, while filling of electrons, pairing of electrons will not start unless each orbital is occupied by अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। यानी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक स्टार्ट नहीं होगी जब तक कि हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं पहुंच जाए। ठीक है, तो ये हुंडी का लॉ था। ये तीनों लॉ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे चल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।